हेलो बच्चों। तो हमने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, पिछले वीडियो लेक्चर में। और उसी वीडियो लेक्चर को फिर से कंटिन्यूअस किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग जो पिछला वीडियो है हमने पार्ट 3 तक डाल रखा है इसका, तो ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 4 रहेगा, ठीक है, फिजिक्स का। और क्लास 11th में ही आता है हमारा, है ना। एनसीईआरटी का बेस पूरा पढ़ाऊँगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जाएगा, ठीक है। और एकदम बेसिक एकदम बताऊंगा कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैंने हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया है अच्छी तरह से। सो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि मात्रक क्या है। फिर उसके बाद उसी में हम लोग जान लिए थे स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, जिसे हम लोग मानक मात्रक कहते हैं। और फिर मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, है ना। और नेक्स्ट फिर आ जाता है इसमें प्रत्येक का हमने डिफिनेशन भी देखा था, जैसे मूल मात्रक, या इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरा हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, इसके बारे में भी स्टडी बढ़िया से किया था। और लास्टवा इस टॉपिक, उस वीडियो का जो लास्टवा टॉपिक था हमारा मात्रकों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मात्रक जो होते हैं, मूल राशि जो होते हैं, मूल मात्रक जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, है ना। और मूल राशियाँ भी 7 प्रकार की होती है, तो उनके 7 मात्रक होते हैं। तो उन सभी के बारे में एक एक को स्टडी करेंगे और फिर उसके बारे में उसका जो डिफिनेशन बनेगा, है ना, उसमें डिफिनेशन को कैसे समझा जाए अच्छी तरह से, उसके बारे में डिस्कस करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि मूल राशि एवं मूल मात्रक, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर देखिए कि जो मूल राशियाँ होती है ये भी 7 होती है, और इसके मात्रक जो होते हैं, इसके लिए जो प्रयोग होते हैं मात्रक, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, है ना। और ये भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। सो यहाँ पे बारीकी से हम लोग एक एक के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला आ जाता है हमारा मूल राशि लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, और इसका जो संक्षिप्त रूप होता है या हम लोग कहते हैं संकेत, इसे हम लोग यम से, स्मॉल यम से सूचित करते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा द्रव्यमान दूसरे नंबर पे। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग संकेत रूप से केजी लिखते हैं, है ना। तीसरा होता है हमारा समय, जिसका एसआई मात्रक जो होता है सेकंड होता है, और इसे यस से। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका वैद्युतधारा, जिसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर, है ना, और ये ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऊष्मागतिकी ताप, जिसका एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, इसे के से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक। ज्योति तीव्रता उसके बाद आता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो एसआई मात्रक होता है कैंडिला होता है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और इस तरह भी पूछ लिया जाता है ना। नेक्स्ट आ जाता है पदार्थ की मात्रा, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये 3 केल्विन वाला, कैंडिला वाला और मोल, है ना, ये तीनों मात्रक जो है, इन तीनों भौतिक राशि के ही मात्रक होते हैं, मूल राशि के, है ना। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, ओके। पदार्थ की जो मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है उसे मोल कहते हैं हम लोग, है ना। इसे MOL, ध्यान दीजिएगा MOL, इसे ई मत लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पे MOL इसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक, मोल का मतलब। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर अब क्या हम लोगों को जानना है कि लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर। और मीटर का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई 1 मीटर क्या होता है, फिर 1 केजी क्या होता है, फिर 1 सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, 1 कैंडेला, फिर 1 मोल क्या होता है। इन सभी का बारीकी से हम एक एक का परिभाषा जानेंगे और अच्छी प्रकार से जानेंगे कि ताकि हम लोगों का जो आगे जो हमारा बेस है, इसके चलते अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, दूर कर देंगे इस वीडियो में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 1 मीटर का परिभाषा क्या होता है।
हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले कि 1 मीटर क्या है ना। 1 मीटर का डेफिनेशन इस प्रकार है कि यदि प्रकाश निर्वात में, मैंने क्या बोला, यदि प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड के, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में 1 सेकेंड के 299, 792, 458 समय अंतराल में, किसमें, समय अंतराल में इतनी समय अंतराल में, किसके, तो 1 सेकेंड के इतने समय वे अंतराल में जो पथ की लंबाई होती है, जो रास्ता की लंबाई होती है, उसी को हम लोग 1 मीटर कह देते हैं। पथ की लंबाई को हम लोग क्या कह देते हैं, 1 मीटर कह देते हैं, है ना। फिर से बता दूं आपको क्या पकड़ना है। आपको 1 मीटर का परिभाषा देना है तो यदि प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड के 299, 792, 498 समय अंतराल में जितनी पथ की लंबाई तय कर लेती है, उसे ही हम लोग 1 मीटर के बराबर कह देते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए 1 मीटर का परिभाषा देख लेते हैं। तो जो हमने अभी बोला वही हमने लिखा है यहाँ पर कि 1 मीटर किसका मात्रक है दोस्तों, मीटर, तो लंबाई का मात्रक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 299, 792, 498 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर के बराबर होता है ना। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग कि द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, केजी, है ना, किलोग्राम। अब किलोग्राम का क्या परिभाषा होगा दोस्तों, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 किलोग्राम क्या है ना। तो कार्बन के, पहले तो हम लोग ले लें, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, है ना। और वो कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसी को लेके चलेंगे जिससे हमें काम है ना। तो यहाँ पर लेके चलना है कार्बन के समस्थानिक 6C12, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कार्बन के समस्थानिक 6C12 के परमाणुओं के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर जो होता है, कौन होता है, तो 1 kg होता है। ठीक, फिर से समझा रहे हैं कि कार्बन के समस्थानिक 6C12 के परमाणुओं के 5.0188 इंटू 10⁻25 के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 1 kg के बराबर होता है। चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। कार्बन के समस्थानिक 6C12 के परमाणु 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो 1 kg के बराबर होते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए 1 किलोग्राम का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कार्बन के समस्थानिक 6C12 परमाणुओं के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किग्रा के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सेकंड क्या है। तो 1 सेकंड को हम लोग परिभाषित करते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों, तो हम जानेंगे तीसरा में कि 1 सेकंड क्या है ना। क्या हम लोग जानेंगे कि 1 सेकंड क्या है। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है, 1 सेकंड क्या होता है, वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में, किसमें, तो परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु के, ध्यान दीजिएगा, परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91
92, 63, 17, 70 बार जब कंपन करता है, ठीक ना, तो इसी के बराबर होता है 1 सेकेंड। राइट। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन जो करते हैं उसके बराबर होता है 1 सेकेंड, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है 1 सेकेंड का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही लिखा है यहाँ पर कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है, ठीक है। और उसी के बराबर क्या होता है हमारा 1 सेकेंड होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। एम्पियर की, एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एम्पियर की 1 एम्पियर क्या होता है ना। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का, है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हम यहाँ पर 1 एम्पियर का परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 12th में भी आ चुका था कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये मोस्ट हो जाएगा और ये क्लास 11th के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपके कंपटीशन लेवल में भी अच्छा हो जाता है इसका भूमिका, ठीक है। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं अच्छी तरह से। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरह आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, 2 सीधे अनंत लंबाई के, हमने क्या बोला कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में, मान लीजिए कि निर्वात है हमारा, ठीक ना, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर सीधे अनंत लंबाई के तार हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे 2 अनंत लंबाई के तार हो गए, ओके, जिसका लंबाई जो है अनंत है और दोनों कैसे हैं, तो एक दूसरे के समांतर हैं, है ना। और कितने मीटर की दूरी पे है, तो 1 मीटर की दूरी पर है, ओके, 1 मीटर की दूरी पर है। और इन तारों के प्रति मीटर, यानी कि हर 1 मीटर पर अगर बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन उत्पन्न होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता दें कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, जो निर्वात, ये मान लीजिए निर्वात है हमारा, इसमें क्या है, 2 अनंत लंबाई का सीधे तार है हमारा जो कि 1 मीटर की दूरी पर है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, क्या प्रवाहित होने पर दोस्तों, धारा, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। कौन, 1 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केल्विन, कि केल्विन किसका मात्रक होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन हमारा ताप का मात्रक है ना। तो अब बात उठता है कि केल्विन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग के बराबर होता है। कौन, तो 1 केल्विन। इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो जल का देखिए ताप और जल के बीच अगर हम लोग ग्राफ खींच लें, ठीक है, ये हमारा मान के चलिए कि अगर हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ताप होता है, ठीक है, जिसे हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप होता है और ये जो बिंदु होता है ये अवस्था को, पदार्थ की अवस्था को 3 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो एक तो हमारा हो जाता है ठोस और दूसरा हो जाता है द्रव, है ना।
मान लीजिए कि ये ठोस हो गया और दूसरा द्रव हो गया और तीसरा जो है गैस हो गया, है ना। तो इन तीनों के बीच में जो ताप होता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप। और इस ताप का हम लोग 1/273.16 वह भाग अगर कर देते हैं तो वो जो भाग होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आपके आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैंडिला। भाई कैंडिला किसका है मात्रक, तो ये ज्योति तीव्रता का होता है ना। अब ज्योति तीव्रता क्या है, तो ज्योति तीव्रता को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि एक कैंडिला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है ना। जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक जो कि 101325 पास्कल दाब पर, ये इतना पास्कल के बराबर होता है ना, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। कौन, तो कृष्णिका का ताप। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि कृष्णिका क्या होता है ना। तो कृष्णिका दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लैक बॉडी, है ना। क्या कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी कृष्णिका को। और इसका कृष्णिका का अर्थ हो जाता है कि इसको जब हम लोग गर्म करते हैं किसी भी पृष्ठ को, या हम ये कहते हैं कि ये जब गर्म होता है तो गर्म होने पर ये सबसे ज़्यादा अपने अंदर से जब प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे ही हम लोग कृष्णिका कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कैंडिला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाखवां मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। कौन है, तो एक कैंडिला, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि कृष्णिका के पृष्ठ है, मान लीजिए ये कृष्णिका का पृष्ठ है और उसके 1/6 लाखवां भाग, है ना, मीटर स्क्वायर भाग क्षेत्रफल की पृष्ठ के, अब लंबवत जो गुजर रहा है, लंबवत दिशा में जितना तीव्र गति से हमारा कह दे कि प्रकाश निकल रहा है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, एक कैंडिला के बराबर कहेंगे। जबकि कृष्णिका का ताप जो होता है प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है, ठीक है। अब भाई प्लेटिनम का गलनांक क्या है, तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम एक धातु होता है और ये जिस ताप पर इस गलना स्टार्ट कर देता है, यानी पिघलना स्टार्ट कर देता है, तो उसे ही हम लोग कृष्णिका का ताप भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है प्लेटिनम का गलनांक, ये 101325 पास्कल के बराबर होता है ना, पास्कल दाब के बराबर। तो उम्मीद है ये भी कैंडिला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट होता है हमारा मोल, है ना। मोल क्या होता है, तो एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव, है ना, पार्टिकल की संख्या कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला दोस्तों, एक मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक मोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। पूरक मात्रक क्या होता है, तो पूरक मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहला हमारा इसमें होता है कोण, है ना। पूरक राशि कौन सा होता है, कोण। और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसे RAD संक्षिप्त में हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा हो जाता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसे SR से सूचित किया जाता है ना, इसका संकेत होता है। तो अब देखिए कि हम लोग इसके पूरक मात्रकों के हम लोग परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं देखेंगे हम लोग, जिसे हम लोग डिफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग की रेडियन क्या होता है ना। एक रेडियन का परिभाषा, तो हमने बताया कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। एक रेडियन क्या है, तो ये क्या करता है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो ये वृत्त का चाप है उसके द्वारा जो अंतरित कोण होता है उसे ही हम लोग एक रेडियन कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आइए हम लोग समझा देते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, और ये इसका त्रिज्या r है, और इसी त्रिज्या के बराबर ये जो चाप है, ये चाप भी अगर हम लोग त्रिज्या के बराबर कर दें तो इसके द्वारा जो अंतरित कोण है वो कोण क्या हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है, ठीक। तो हम लोग चूंकि क्या जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या, है ना। और हमने बोला कि जो चाप है वो त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे चाप की जगह पे क्या रख देंगे, जो लेंथ है हमारा चाप का उसको क्या रख देंगे, r, और बटा में ये क्या है, r। अब इसे कटाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये जो 1 डिग्री बच रहा है ना, ये एक जो आ रहा है ये रेडियन में आएगा, है ना। डिग्री में नहीं आएगा दोस्तों, किस में आ जाएगा, रेडियन में आएगा। तो इस प्रकार जो बना हुआ कोण होता है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है, ठीक। तो फिर से बता दें कि 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर, ये जो चाप है ये वाला, ये वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। क्या करता है, तो कोण अंतरित करता है, और यही जो कोण होता है 1 रेडियन कहलाता है। अब बताइए कि ये वृत्त का पूरा क्या कहलाता है, संपूर्ण परिधि कहलाता है ना। तो संपूर्ण परिधि द्वारा कितना कोण अंतरित करेगा रेडियन के में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट, संपूर्ण परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा, तो 2 पाई रेडियन होगा। ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चूंकि कोण बराबर हमने क्या बताया अभी, चाप बटा में त्रिज्या, है ना। अगर पूरा परिधि का मैं बात कर रहा हूँ तो जो चाप होगा वो 2 पाई r के बराबर होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। अब बटा में क्या होगा, r से r कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन, है ना, रेडियन के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 1 रेडियन का परिभाषा था, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि घन कोण का एसआई घन कोण का जो एसआई मात्रक होता है अष्टय रेडियन, उसका परिभाषा क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये अष्टय रेडियन, दूसरा हम लोग घन कोण का एसआई मात्रक अष्टय रेडियन के बारे में हम लोग अब समझेंगे, है ना। तो अष्टय रेडियन क्या होता है, तो एक अष्टय रेडियन का हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो बोल रहा है कि एक अष्टय रेडियन वह घन कोण है। अब बात उठता है कि घन कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक गोला है और ये गोलीय भाग का ये पृष्ठ है मान लीजिए, है ना। तो इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण या ठोस कोण कहते हैं, ठीक है। और घन कोण एक विमा विहीन व्युत्पन्न राशि है, लेकिन फिर भी इसका क्या मान लिया गया है कि नहीं भाई, इसका अष्टय रेडियन होता है ऐसा ही मात्रक, है ना। तो इसका मात्रक हम लोग लेके चलते हैं अष्टय रेडियन, ऐसे ये विमा विहीन होता है व्युत्पन्न राशि। तो हमारा एक अष्टय रेडियन का परिभाषा क्या बनता है, घन कोण हम लोग जान गए। तो एक अष्टय रेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठ भाग वाले के केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक अष्टय रेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठ भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो चूंकि घन कोण बराबर होता है पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पर बोल रहा है कि जो गोले की त्रिज्या का वर्ग है वो क्षेत्रफल वाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, हाँ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठ भाग, है ना। यानी कि जो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है वो गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर, तो यानी कि अगर मैं पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये हम इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हम लोग रख दें, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यानी यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे क्या रख दूंगा, त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या का स्क्वायर बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो कितना देगा, 1, और ये 1 जो होगा 1 अष्टय रेडियन के बराबर होगा, है ना। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि मैं बोलूँ कि तब गोले का ये इतना सा भाग जो है 1 अष्टय रेडियन के बराबर है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ जो होगा कितने रेडियन के बराबर होगा, अष्टय रेडियन के बराबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि गोले के केंद्र पर अंतरित जो संपूर्ण कोण होता है वो 4 पाई अष्टय रेडियन होता है। कैसे होता है, क्योंकि गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। क्या होता है दोस्तों,
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये कैसे आया है 4 पाई एस्टेरेडियन। तो चूंकि घन कोण बराबर होता है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया जाए कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर और बटा में ये आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा 4 पाई। और ये 4 पाई एस्टेरेडियन गोले के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण है, ठीक है। इसका मान कितना होगा 4 पाई एस्टेरेडियन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़े बहुत लंबाई के और द्रव्यमान के ये सब छोटे और बड़े मात्रकों को, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लंबाई के अन्य छोटे और बड़े मात्रक, तो यहाँ पर हमारा ये छोटे मात्रक है, कुछ बड़े मात्रक है, तो सभी को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 मीटर के बराबर, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। 11 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद अब होता है यहाँ पे 1 डेसीमीटर बराबर 10 टू द पावर -1 मीटर, है ना। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -3 मीटर के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक जो कि ये हमारा खगोल में मापने के लिए 2 पिंडों को बीच की दूरी है, बहुत दूर दूर स्थित पिंडों का, है ना, दूरी मापने का। ये भी लंबाई का बहुत ही बड़ा मात्रक है। तो 1 खगोलीय मात्रक बराबर हो जाता है, इसे AU भी कहा जाता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर। 1 पारसेक, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 3.08 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 16 मीटर। उसके बाद इसमें और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता है वो लिख दिए हम। तो लंबाई का एक बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है हमारा, तो प्रकाश वर्ष। और 1 प्रकाश वर्ष का क्या परिभाषा होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश रिक्त स्थान में 1 वर्ष में तय करती है। बोल रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान में, जहाँ मान लीजिए निर्वात में जब 1 वर्ष में जितना दूरी तय कर लेता है प्रकाश, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। तो इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी फैक्ट है। एक प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 × 10 के पावर 8 दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। मीटर दूरी तय कर सकता है, यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं हम लोग। 1 सेकंड में प्रकाश कितना तय करता है दूरी, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय कर लेता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है ना। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब आ जाता है इसी प्रकार हमारा द्रव्यमान के अन्य छोटे और बड़े मात्रक, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम के बराबर। और 1 ग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1 क्विंटल बराबर 10 टू द पावर 2 किलोग्राम के बराबर होता है। और फिर आ जाता है हमारा 1 मिलीग्राम बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अच्छी तरह से 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम के, है ना। और ये बराबर हो जाता है -10 के पावर -6 kg के बराबर। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा समय के अन्य छोटे और बड़े मात्रक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है, तो जानते ही होंगे। 1 मिली सेकंड बराबर 10 टू द पावर -3 सेकंड होता है। 1 नैनो सेकंड बराबर 10 टू द पावर -9 सेकंड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 माइक्रो सेकंड में 10 टू द पावर -6 सेकंड होता है। 1 पिको सेकंड में 10 टू द पावर -12 सेकंड होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो का सारा ये जो आज का टॉपिक था इस वीडियो का, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरह से, और आप इसका नोट्स बनाएं, और फिर मैं नेक्स्ट इसका फिर से नोट्स बनाकर और वीडियो बना के तैयार करूँगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा वो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।